दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि उद्धव ठाकरे बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे बॉलीवुड को समाप्त करने का प्रयास। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग की छवि को नुकसान पहुंचाने और इसे समाप्त करने अथवा कहीं और स्थानांतरित किए जाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच और मीडिया कवरेज को लेकर ठाकरे का बयान सामने आया है, जिसे कुछ लोगों द्वारा बॉलीवुड को निशाना बनाने के लिए जानबूझकर चलाए जाने वाले अभियान के तौर पर देखा गया। मल्टीप्लेक्स और थिएटर मालिकों के साथ हुई बैठक में ठाकरे के बयान का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि फिल्म उद्योग को समाप्त करने अथवा कहीं और स्थानांतरित किए जाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई न केवल देश की आर्थिक राजधानी है बल्कि मनोरंजन राजधानी भी है। और हमें बता दें कि एग्जिट पोल पर रही पाबंदी, चुनाव आयोग का आदेश। जी हम बात कर रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर पाबंदी का आदेश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है और सभी कलेक्टर ने इस संबंध में समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एग्जिट पोल पर पाबंदी सख्ती से लागू की जाए। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 126 का में व्यवस्था है कि मतदान के दौरान एग्जिट पोल करने या उनका प्रसारण या परिणाम प्रकाशित करने पर रोक रहेगी एवं उनका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने मतदान के दिन 3 नवंबर को सुबह 6 से शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह का एग्जिट पोल कराया या दिखाया नहीं जा सकेगा। बीच में अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन पर रोक रहेगी। और हमें बता दें कि नीतीश कुमार का आरजेडी पर तंज, कहा जनता जानती है पति पत्नी ने 15 साल में सिर्फ अपना विकास किया। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विपक्ष सहित अपने विरोधियों पर प्रचार पाने के लिए लगातार अपने खिलाफ बेबुनियाद बातें बोलने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे लोगों को बिहार के विकास के कार्यों की समझ और अनुभव नहीं है। उन्होंने विपक्षी राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें जब 15 साल मौका मिला तब इन्होंने अपना विकास करने के अलावा और कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने जमुई के चकाई, लखीसराय के सूर्यगढ़ा, शेखपुरा के बरबीघा और पालीगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इसके बाद उन्होंने डिजिटल माध्यम से 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को संबोधित किया। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि काम में ही हमारा विश्वास है, लेकिन कुछ लोग को इसकी कोई समझ नहीं है और कुछ भी अनुभव नहीं है। ऐसे लोग अपने प्रचार के लिए मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनको ऐसा बोलने से प्रचार मिलता है तो करे, हमें मौका मिलेगा तो और काम करेंगे। और वहीं अगली खबर बता दें कि 19 अक्टूबर से यूपी में खुलेंगे मदरसे। 50% से बच्चों के साथ 2 शिफ्ट में होगी पढ़ाई। जी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल और फाजिल की कक्षाओं में भौतिक रूप से पठन पाठन कुछ शर्तों के साथ 19 अक्टूबर 2020 से शुरू किया जाएगा। ये जानकारी अल्पसंख्यक वक्फ एवं हज मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दी है। मंत्री ने बताया कि मदरसा 2 पालियों में संचालित किया जाए। प्रथम पाली में सेकेंडरी और फाजिल के विद्यार्थियों तथा द्वितीय पाली में सीनियर सेकेंडरी व कामिल के विद्यार्थियों को पठन पाठन के लिए बुलाया जाए। एक दिन में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50% तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए। बाकी 50% विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाए। विद्यार्थियों को उनके माता पिता अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही पठन पाठन के लिए बुलाया जाएगा। विद्यालय में उपस्थिति के लिए लचीला रुख अपनाया जाए तथा किसी विद्यार्थियों को विद्यालय आने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। मंत्री नंदी ने मदरसों में पढ़ाई फिर से प्रारंभ करने के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मदरसों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्क्रीनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
और वहीं अगली खबर में आपको बताते कि जिन्ना की तारीफ करने वाले से नीतीश कुमार ने किया किनारा, कांग्रेस ने थमाया टिकट। जी हम बात कर रहे हैं कि कहते हैं राजनीति में भावनाओं का कोई मोल नहीं, राजनीति में जीत और हार का ही महत्व है। ये कहावत बिहार विधानसभा चुनाव में सटीक बैठती है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए हर दल हर दांव खेल रहा है। एक तरफ जहां बाहुबलियों को टिकट देने में पार्टियां हिचक नहीं रही हैं, और वहीं अपराधियों को भी धड़ल्ले से टिकट दिया जा रहा है। अब कांग्रेस द्वारा दिए गए टिकट पर नया बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से दरभंगा में जाले विधानसभा के लिए जिस शख्स को टिकट दिया गया है उसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने जाले से मशहूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया है। उस्मानी वही शख्स हैं जो कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर चर्चा में आए थे। सूत्रों की माने तो उस्मानी ने पहले जदयू से टिकट के लिए नीतीश कुमार से संपर्क साधा था, पर नीतीश कुमार ने साफ मना कर देने के बाद भी बात नहीं बनी। बाद में कांग्रेस ने जाले से अपना उम्मीदवार बनाया है। और हमें बता दें कि तेजस्वी यादव के हलफनामे पर सुशील मोदी ने उठाए सवाल। बोले पिता लालू की तरह ही वह भी जेल में बिताएंगे जिंदगी। जी हां, बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा नॉमिनेशन में दिए गए हलफनामे को लेकर जोरदार हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी ने अपने संपत्ति के ब्यौरे में बहुत कुछ छिपा लिया और उन्होंने गलत जानकारी दी है। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी ने अपने हलफनामे में बताया है कि उन्होंने 4 करोड़ 10 लाख का ऋण किसी कंपनी को दिया है। सवाल यह है कि इतने पैसे उनके पास आए कहां से। सुशील मोदी ने कहा कि रघुनाथ झा और कांति सिंह से शिफ्ट से मिली संपत्ति को खरीद की संपत्ति बताई है। कांति सिंह ने पटना के चितकोहरा में G+2 मकान गिफ्ट कर दी थी। गोपालगंज के 2 मंजिला मकान को एफिडेविट में केवल ग्राउंड फ्लोर दिखाया गया है, जो संपत्ति गिफ्ट में मिली है, जबकि एफिडेविट में इसे 2005 में खरीद किया गया बताया गया था। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने पिता का किया अपमान, 2019 के चुनाव में भी दिया था धोखा। जी हां, आपको बता दें कि जेडीयू से अलग होने के फैसले पर अब चिराग पासवान ने अपनी सफाई दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू से अलग होने में कोई कनेक्शन नहीं है। पासवान का कहना है कि उनकी पार्टी का हमेशा से विरोध किया जाता था। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी ने पिछले साल गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था, क्योंकि ये उनकी एनडीए में वापसी की महज मजबूरी थी। नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आम चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की पार्टी ने एलजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया था। बता दें कि हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हुआ है। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते हैं कि गोपालगंज की राजनीति में लालू यादव के साले साधु यादव की वापसी महागठबंधन का बिगाड़ सकते हैं खेल। जी हां, आपको बता दें कि राजद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की गोपालगंज की राजनीति से लंबे अरसे के बाद एक बार फिर एंट्री हो गई है। साधु यादव इस बार पीडीए समर्थित दल बसपा के टिकट पर गोपालगंज विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। साधु ने गुरुवार से विधानसभा क्षेत्र में संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस मौके पर साधु यादव ने कहा कि उनके साथ भारी जन समूह है। साधु यादव उर्फ अनिरुद्ध प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सबसे चर्चित साले रहे हैं। इनके ऊपर कई आपराधिक मामले कोर्ट में लंबित है। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का शासनकाल था, तब साधु यादव का रसूख हुआ करता था, लेकिन सत्ता जाते ही साधु यादव अचानक गोपालगंज की राजनीति से दूर चले गए थे। और अब अगली खबर में आपको बता दें, जो कि बलिया कांड को लेकर कि सपा और कांग्रेस का योगी सरकार पर प्रहार, कहा सत्ताधीश कानून को दिखा रहे ठेंगा, कब भेजेंगे जेल। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया के रेवती थाना क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के चयन को लेकर बुलाई गई बैठक के दौरान गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। और वहीं विपक्ष ने इस वारदात पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्ताधारी लोग खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और ये घटना प्रदेश में व्याप्त घोर अराजकता की ओर मिसाल है।
मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा कि सत्ताधीश खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही है। बलिया में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली खौफनाक वारदात सामने आ गई, जहां उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी के सामने भाजपा नेता ने युवक जयप्रकाश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के सामने से गोली मारकर भाजपा नेता फरार भी हो गया। बड़ी खबर बता दें कि किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा इंडियन रेलवेज। फलों सब्जियों के किराए में मिलेगी भारी छूट। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। किसान रेल के जरिए भी ये काम किया जाएगा और अब किसान रेल में फलों और सब्जियों के किराए में भारी छूट दे दी गई है। अब इसके लिए आधा किराया लिया जाएगा, यानी किसान रेल अब पहले के मुकाबले ज्यादा मददगार साबित होगी। सरकार ने अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है और यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। इसकी वजह से मंडी तक सामान पहुंचाने की लागत कम हो जाएगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि टमाटर, प्याज व आलू के साथ अन्य सभी फल सब्जियों पर परिवहन सब्सिडी अब किसान रेल योजना के तहत भी उपलब्ध होगी। किसानों सहित कोई भी व्यक्ति अधिसूचित फल व सब्जी को किसान रेल के माध्यम से केवल 50% भाड़े पर परिवहन कर सकता है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का बदलने वाला है पूरा सिस्टम। जी हम बात करें कि अब आपके एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया अब पहले से जैसी नहीं होगी, क्योंकि अगले महीने से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। क्या है ये नया सिस्टम और होम डिलीवरी कैसी होगी, तो आपको बताते हैं इसमें सब कुछ। आपको बता दें कि इस नए सिस्टम को डीएसी का नाम दिया जा रहा है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। अब सिर्फ बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को कोड नहीं दिखाएंगे तब तक डिलीवरी पूरी नहीं होगी। हालांकि अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसने डिस्ट्रीब्यूशन को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, तो डिलीवरी बॉय के पास के ऐप होगा जिसके जरिए आप रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा पाएंगे और उसके बाद कोड जनरेट कर सकेंगे। ऐसे में उन कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जिनका एड्रेस गलत और मोबाइल नंबर गलत है, तो इस वजह से उन लोगों की सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है। तेल कंपनियां इस सिस्टम को पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू करने वाली हैं, इसके बाद बाकी धीरे धीरे दूसरी सिटी में भी लागू कर सकती हैं। जयपुर में इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है और 95% से ज्यादा इस प्रोजेक्ट का सक्सेस रेट तेल कंपनियों को मिला है। बता दें कि यह सिस्टम कमर्शियल सिलेंडर पर लागू नहीं होगा, सिर्फ डोमेस्टिक के लिए ये रूल्स लागू किए जाएंगे। और वही बता दें कि प्याज की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए सरकार की सख्त कार्रवाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मारे छापे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि देश में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी कदम उठाए हैं। प्याज की कीमत इस समय खुदरा में 60 रुपए किलो है और वही थोक में इसकी कीमत 20 से 25 रुपए है। दोगुनी तेजी से प्याज के दाम में बढ़ोतरी होने की मुख्य वजह फसल खराब होना, सप्लाई में कमी या फिर इसकी जमाखोरी होती है। देश के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार नासिक में प्याज के भाव अचानक आसमान छूने लगे, जिसके बाद नासिक, पुणे और औरंगाबाद के 110 आयकर अधिकारियों ने 18 टीमों ने बुधवार सोमवार 3 बजे नासिक जिले के 12 प्याज व्यापारियों के आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे। और हमें बता दें कि तेल, सब्जी और दालों के भाव से बिगड़ा किचन का बजट। चेक करें अब क्या हो गए हैं नए रेट्स। जी हां, आपको बता दें कि इस समय महंगाई की मार आम आदमी की जेब ढीली कर रही है। आलू, प्याज, टमाटर और खाने के तेल से लेकर अंडे तक के दाम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं और इससे आम आदमी की चिंता बढ़ गई है। और वहीं दालों की कीमत भी 20 से 25% तक बढ़ गई है। पहले बाजार में 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज आज 50 से 60 रुपए में मिल रहा है और इस महंगाई ने आम आदमी
आदमी के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। आपको बता दें कि रोजमर्रा के सामान पर कितने रुपए का इजाफा हुआ। आपको बता दें एक न्यूज में बताया गया है कि अस्मी मंचदानी ने किचन के बिगड़े हालात का जायजा लिया और इस रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की चीजों में बढ़ रही महंगाई आम आदमी की जेब ढीली करने लगी है। आलू, प्याज, टमाटर, दालें, अंडे और खाने के तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। आलू इस समय 40 से 50 रुपए किलो के भाव पर पहुंच गया है और वहीं पहले बाजार में आलू का भाव 20 रुपए था। ये कीमतें पिछले 1 से 1.5 महीने से बढ़ी हुई हैं। तो ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।